गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के अंतर्गत स्वातंत्रोत्तर युग के नाटक पढ़े थे। हमने पहले प्रसाद युग के नाटक पढ़े थे जो 1930 से आज़ादी से पूर्व तक के नाटक थे। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के नाटक, यानी स्वतंत्रता युग के नाटक। अब इन नाटकों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, क्या इसकी विशेषताएं थी, इन सभी का अपन यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखते हैं अपन कि स्वतंत्रता के बाद के नाटकों में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना आई और सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक लिखे जाने लगे। उसके बाद में इस युग में व्यक्तिवादी चेतना आई और व्यक्तिवादी चेतना से प्रेरित होकर के भी नाटक लिखे गए। राजनीतिक चेतना भी आई और इस प्रकार से राजनीतिक चेतना के भी नाटकों का यहाँ प्रचलन हुआ। हम जब इसकी बात करते हैं स्वतंत्रता या स्वतंत्र युग के नाटकों की, तब ये पाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या बाद में हिंदी नाटक का विकास बड़ा ही द्रुत गति से हुआ, क्योंकि एक तो परतंत्रता से हमें मुक्ति मिल गई थी। इस कारण नई चेतना का जनता के बीच जागरण होना स्वाभाविक था। दूसरी बात है कि हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में भी इस युग में कई संस्थाओं का अवतरण हो गया था। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा संगीत और नाटक अकादमी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना भी हुई थी, जिनसे रंगमंच की उन्नति में विशेष योगदान प्राप्त हुआ। इस युग के यानी स्वातंत्रोत्तर युग के लेखकों ने पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए नाट्य रचना, नई दृष्टि, नई वस्तु एवं कह सकते हैं नए शिल्प का भी प्रयोग किया। यानी इस काल के नाटकों की दृष्टि नहीं थी, वस्तु नहीं थी और शिल्प भी नहीं नया था, लेकिन परंपरा को छोड़ा नहीं, परंपरा का बराबर ये निर्वाह करते आए। इस युग के लेखकों ने नूतन परंपराओं का प्रवर्तन भी किया, कुछ नई परंपराएं भी आई और उन परंपराओं को हम यहाँ 3 भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक, व्यक्तिवादी चेतना से अनुप्राणित नाटक और राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। हमने इनको 3 भागों में बांट दिया है। पहला बिंदु हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। अब इस क्षेत्र में जगदीश चंद्र माथुर ने नाटक लिखा कोणार्क, पहला राजा। इन नाटकों में आदर्शोन्मुखी सामाजिक चेतना है, नैतिकता है, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए
बराबर प्रयास किए गए हैं। पहला राजा ने राजा पृथु के पौराणिक आख्यान के माध्यम से व्यक्ति और राज सत्ता का अंतर्द्वंद जो है चित्रित किया गया है। फिर इसी बिंदु पे यानी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पे लिखने वाले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। इन्होंने डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि नाटकों में पारिवारिक एवं सामाजिक चेतना की समस्याओं को चित्रित किया है। नरेश मेहता ने सुबह के घंटे नाटक में आधुनिक राजनीति, जिसमें विशेषतः जो दलीय प्रजातंत्र प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं या उसकी विषमताएं क्या हैं, उनको उद्घाटित किया है। साथ ही अपने एक अन्य नाटक जिसका नाम है खंडित यात्राएं, इसमें आधुनिक जीवन के टूटते हुए मूल्यों की व्याख्या की है। नाम भी ऐसा है खंडित यात्राएं, और यहाँ पर हमारे मूल्य भी टूटते जा रहे हैं, तो इसका इन्होंने वर्णन किया है। फिर आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने अंधा कुआ, रात रानी, दर्पण, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना आदि नाटकों में भारतीय गांवों से लेकर अति आधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न विसंगतियां और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर शंकर शेष। डॉक्टर शंकर शेष ने अपने नाटकों में विभिन्न मानव भावनाओं का विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करते हुए व्यक्ति, समाज, संस्कृति आदि क्षेत्रों में जो अंतर्द्वंद व्याप्त हैं उसको उद्घाटित करने का एक सफल प्रयास किया है। इस दृष्टि से अनेक नाटक उनके जैसे बिन बाती के दीप, फंदी, खजुराहों के शिल्पी आदि उल्लेखनीय नाटक हैं इनके। एक और द्रोणाचार्य नाटक में शंकर शेष ने आधुनिक शिक्षक वर्ग की मनोवृत्तियों का चित्रण किया है। अब ये जो कुछ नाटक थे वो थे सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। अब दूसरा हमारा ये बिंदु आता है व्यक्तिवादी चेतना से
अनुप्राणित नाटक। यहाँ जब हम आते हैं तब सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है मोहन राकेश का। मोहन राकेश ने अपनी 3 रचनाओं द्वारा हिंदी नाटक में बहुत ऊंचा स्थान बना लिया है। इनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे में व्यक्ति एवं समाज के द्वंद्व से उत्पन्न परिस्थितियों का चित्रण विभिन्न कथानकों के माध्यम से किया है। आधे अधूरे में परंपरागत नैतिक मूल्यों एवं आधुनिक जीवन दृष्टि के बीच घटित संघर्ष का चित्रण करते हुए उन्होंने दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के विघटन को अपने नाटक में रेखांकित किया है। मोहन राकेश के नाटक रंगमंच एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत सफल सिद्ध हुए हैं। इनके बाद में आते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग आदि नाटकों में परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी और पुरुष की यौन संबंधों की स्वतंत्रता, वैवाहिक बंधन की निस्सारता, साहित्य में अश्लीलता आदि के संबंध में नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। फिर जो है नाटककार मुद्रा राक्षस आते हैं और मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा में काम, प्रेम और विवाह के संबंध में परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह किया है। किसमें? तिलचट्टा नाटक में। किसके खिलाफ? काम, प्रेम और विवाह के संबंध में परंपरागत जो मूल्य थे उनके प्रति विद्रोह किया है। दूसरा इनका नाटक है योर्स फेथफुली। जब यहाँ आ जाते हैं योर्स फेथफुली में तो कार्यालय में बाबू लोगों की यंत्रणा को व्यक्त किया गया है। किसको? बाबू लोगों की यंत्रणा, उनकी समस्याओं को व्यक्त किया गया है। फिर इन्हीं क्रम में तीसरा बिंदु आता है राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। यहाँ अपन देखते हैं तो राजनीतिक विषयों को लेकर नाटक लिखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक अभी लिखने शुरू हुए, बहुत पुराने समय से ही लिखे आ रहे हैं। किंतु 8वें दशक में भारतीय राजनीति में जिस प्रकार तेजी से उतार चढ़ाव आया, उसके प्रभाव से हिंदी में ऐसे कई नाटक लिखे गए जिनमें समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से तीखा व्यंग्य किया गया है। इनमें दया प्रकाश सिन्हा की इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और विपिन अग्रवाल का ऊंची नीची टांग का जांघिया, किसका? ऊंची नीची टांग का जांघिया, और हमीदुल्ला का समय संदर्भ, गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, क्या? प्रजा ही रहने दो, सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है, मणिमधुकर का रस गंधर्व, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शतुरमुर्ग और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी आदि जो नाटक हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं, जो राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित लिखे गए हैं। इन नाटकों में एक और तो प्रजातंत्र के नाम पर जनता का शोषण करने वाले उन राजनीतिज्ञों का भंडाफोड़ किया गया है, जो चुनाव जीतने के लिए एवं सत्ता की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पाखंडों और झूठे आश्वासनों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो दूसरी ओर इनमें सत्ताधारी वर्ग के द्वारा किए जाने वाले दुराचार, भ्रष्टाचार एवं अनाचार का भी चित्रण स्पष्ट रूप से किया गया है। आधुनिक युग में राजनीतिक चेतनाओं के नेताओं के आदर्शों, उनके मूल्यों एवं उनके विश्वासों के पतन का एक रोचक चित्र जो है नाटककारों ने अपनी अपनी दृष्टि से अपने नाटकों में उकेरा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने गरीबी हटाओ नाटक में एक राजनीतिक पार्टी के चुनावी नारे को शीर्षक बनाकर विडंबनापूर्वक स्थितियों का चित्रण किया है। गिरिराज किशोर ने केवल मेरा नाम लो में पिता पुत्री के संबंधों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को उद्घाटित पाश्चात्य परिवेश के अनुरूप किया है। किसके अनुरूप? पाश्चात्य परिवेश के अनुरूप। ब्रजकिशोर श्रीवास्तव ने नींव की दरारें नाटक में संयुक्त परिवार के टूटने की कहानी को चित्रित किया है। फिर हमारे यहाँ बीच में आते हैं 90 दशक की कुछ महिला नाटककारों ने भी इस विधा में अपनी भागीदारी निभाई है, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, शांति मेहरोत्रा, मनु भंडारी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मृणाल पांडे ने आदमी जो मछुआरा नहीं था, दूसरा इनका नाटक है चोर निकल भागा, तीसरा है मुक्ति पथ। उसी कड़ी में त्रिपुरारी शर्मा ने बहू, काठ की गाड़ी, बांझ घाटी और मनु भंडारी का महाभोज
राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटकों की श्रेणी में आता है। अब इतना कुछ हम 3 बिंदुओं के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि हिंदी नाटक का विकास अनेक रूपों और अनेक दिशाओं में हुआ है। हिंदी में नई कविता, नई कहानी की भांति नया नाटक नहीं आया। कविता के क्षेत्र में नई कविता, नई कहानी और अन्य नाम भी जुड़े, लेकिन नाटक में इस प्रकार का चलन नहीं हुआ, ऐसा नाम नहीं आया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अपने युग और समाज की नवीनतम स्थितियों, परिस्थितियों, संवेदनाओं और अनुभूतियों को व्यंजित करने की दृष्टि से हिंदी का नाटक उसकी अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा सर्वाधिक नवीन एवं अधुनातन हैं, जो इस क्षेत्र के लेखकों की व्यापक अंतर्दृष्टि एवं गंभीर सामाजिक चेतना को प्रमाणित करता है। वस्तुतः बिना नूतन की घोषणा और नएपन के आंदोलन के भी बिना किस प्रकार नवीनतम कहा जा सकता है, इसका उदाहरण आज का हिंदी नाटक साहित्य है। आज हमने स्वातंत्रोत्तर युग के नाटक के बारे में चर्चा की, जिसको हमने 3 भागों में बांटकर विभिन्न नाटककारों के नाटकों के माध्यम से इसका विश्लेषण किया। आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।